हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम हमारे पाठ्यक्रम का जो तीसरा टॉपिक है, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, इनका अध्ययन करेंगे कि भारत किस प्रकार का संघ है और विश्व के अन्य संघीय देशों से तुलना करने का भी प्रयास करेंगे। संघ का अर्थ है सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली ही संघवाद है। यानी जहां सत्ता का वितरण है, शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, वहां अनिवार्य रूप से संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। जहां शक्तियों का केंद्रीकरण है, वहां एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि भारत में के संविधान में अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि भारत है वो राज्यों का एकक होगा, यानी भारत राज्यों का संघ है। अब भारत राज्यों का संघ है तो और भारत ने किस तरह की शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था अपनाई। विश्व में 2 तरह की संघीय शासन व्यवस्थाएं प्रचलित है। पहला प्रकार है संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, मतलब कई संप्रभु इकाइयां, छोटी छोटी इकाइयां, छोटे छोटे राज्य, वो सब मिलकर एक हो जाते हैं। वो भी एक तरह का संघीय शासन होता है और वर्तमान में अमेरिका है वो इसी तरह की संघीय शासन व्यवस्था को अनुसरण कर रहा है। दूसरा प्रकार है बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। और इसका विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस और कनाडा में भी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और संघात्मक शासन व्यवस्था है, इस बात का पता किन लक्षणों के द्वारा लगाया जा सकता है, तो हम उन विशेषताओं की, उन लक्षणों की चर्चा यहाँ करेंगे। पहला जो लक्षण है वो अनिवार्य है शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां सत्ता का वितरण अनिवार्य रूप से होगा, केंद्रीकरण नहीं होगा, और उसका स्पष्ट विभाजन का उल्लेख है वो संविधान में लिखा हुआ लिखित रूप में मिलेगा। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में नोट कर लीजिएगा, ये जो प्रश्न है कि शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में किया गया है, आपके आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है, किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहली शक्ति है संघ सूची जिसमें 97 विषय है। दूसरी राज्य सूची जिसमें 66 विषय रखे गए हैं। और तीसरी समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय शुरुआत में रखे गए थे। इसके अलावा भी भारत में एक अवशिष्ट सूची भी बनाई गई है और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 248 में की गई है। हालांकि ये सूची बहुत ही कम संविधानों में पाई जाती है, लेकिन भारत में फिर भी एक सूची और बना दी कि जब कभी ऐसा विषय जिसकी समय के अनुसार आवश्यकता हो उसे अवशिष्ट सूची में रख लिया गया। यानी जब हम भारत की शक्तियों का विभाजन देखते हैं कि अति महत्वपूर्ण विषय है वो संघ सूची में रखे गए हैं, केवल राज्य के हितों संबंधी विषय है वो राज्य सूची में, और जिसमें दोनों संघ और राज्य और केंद्र और राज्य दोनों के हित संबंधी विषय हैं वो समवर्ती सूची में रखे गए हैं। इन विभाजन का जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि भारत है वो केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद है। इसको स्पष्ट कर दीजिए, प्रश्न आता है व्याख्या कीजिए कि भारत केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद है। तो हम इन विषय विभाजन के आधार पर ही यह स्पष्ट कर पाते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था का जो पहला लक्षण है शक्तियों का विभाजन वो है, लेकिन फिर भी ये केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद है। और केंद्रीय वर्चस्व रखना आवश्यक भी था क्योंकि संविधान निर्माताओं के सामने एक सशक्त केंद्र बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पूर्व में भारत है वो अनेक विदेशी ताकतों के अधीन रहा था और वो विदेशी ताकतों का शासन इसीलिए हो पाया था कि भारत अनेक रियासतों में और छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था
उस स्थिति से उबरने के लिए हमारी संविधान सभा ने केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद शासन व्यवस्था अपनाई। दूसरा जो संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका, ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए, और साथ में विधि का शासन। ऐसे तो भारत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई गई है, उसमें व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कार्य करती है, लेकिन इन दोनों से न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र बनाया गया है। इसके लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो व्यवस्थापिका द्वारा न होकर राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका के द्वारा होती है। इन पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी बहुत ही जटिल और लंबी है। जैसे राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है, वैसी ही प्रक्रिया न्यायाधीशों के लिए अपनाई गई है। इसके अलावा संसद द्वारा बनाए गए कानून है, उनकी व्याख्या न्यायपालिका कर सकती है न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत कि संसद ने जो कानून निर्माण किया है वो संविधान के प्रतिकूल तो नहीं है, संविधान के मंशा के अनुकूल है या नहीं, और अगर वह संविधान की व्याख्या से अलग पाया जाता है तो उसे निरस्त भी करवाया जा सकता है। अगला जो लक्षण है, संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाते हुए समय संसद की सर्वोच्चता ना रख के संविधान की सर्वोच्चता रखी गई है। यानी जब भी व्यवस्थापिका संसद के कानून और संविधान में किसी भी तरह का विरोधाभास होता है तो न्यायपालिका है ये घोषित कर देती है कि उक्त कानून है वो संविधान के अनुसार नहीं है, यानी संविधान सर्वोच्च है। अगला है एकल नागरिकता। प्राय संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक राज्य की नागरिकता और एक संघ की नागरिकता। लेकिन भारत में सशक्त केंद्र की जो भूमिका है वो निभाने के कारण इकहरी नागरिकता अपनाई गई है। यानी भारत का नागरिक है वो सिर्फ भारतीय है, न राजस्थानी है न पंजाबी है, एक ही तरह की नागरिकता दी गई है, और वो भी केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद की प्रणाली अपनाने के कारण। अगली जो विशेषता है, केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में राज्यों का सदन, यानी जो हमारी संसद है उसके दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अमेरिका में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। लेकिन भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देते समय उनको जनसंख्या के आधार पर उनको सदस्यता दी गई है। यानी बड़ा राज्य है तो उसके अधिक सदस्य राज्यसभा में आएंगे, और अगर छोटा राज्य है तो उसके कम, यानी आनुपातिक आधार पर सदस्यता प्रदान की गई है। और संघीय व्यवस्था का यह एक अनिवार्य लक्षण है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्रीय व्यवस्थापिका में हो। राज्यपाल का पद, केंद्र में राष्ट्रपति का पद है और प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का एक संवैधानिक पद बनाया गया है। राज्यपाल का पद राज्य में है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी जब हम व्याख्या करते हैं तब पता चलता है कि राज्यपाल है वो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि बनकर शासन करता है, और जब भी कभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यपाल है वो पूर्णतया सिर्फ और सिर्फ केंद्र का प्रतिनिधि बनता है। अगले जो लक्षण है, एकात्मकता का प्रभुत्व, यानी संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन फिर भी एकात्मकता का प्रभुत्व रखा गया है। यानी संविधान, जब हम इन लक्षणों की चर्चा करते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रणाली इस तरह से अपनाई गई है कि बहुत सारे विषयों में संशोधन है वो संसद के द्वारा कर लिया जाता है। बहुत कम विषय हैं जिनमें राज्यों के बहुमत की भी आवश्यकता रहती है। इसके अलावा राज्यों के निर्माण का अधिकार भी संसद के पास है। राज्यों की कभी पुनर्सीमांकन करना है, यानी राज्य की सीमा का दोबारा अंकन करना है, तो वो भी संसद के द्वारा कर दिया जाता है। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियां, यानी अनुच्छेद 352
356 और 360 के अंतर्गत जो इमरजेंसी लगाई जाती है उस समय भी केंद्र को वर्चस्व दिया गया है और राज्यों की शक्तियां कम की गई है। और आर्थिक अधिकार भी केंद्र के पास अधिक है, यानी कर निर्धारण का जो विषय है उस पर अधिक शक्तियां केंद्र को दी गई है। तो इन सब की चर्चा करने के बाद हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत है वो सशक्त केंद्र वाला भारतीय संघवाद विश्व के सामने लेकर आया और एक नई अवधारणा है। संघीय शासन प्रणाली पूर्व में भी अमेरिका में थी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस और कनाडा के संविधान में है, लेकिन भारत का संघवाद है वो विशिष्ट विशेषता वाला संघवाद है। तो इन सब बिंदुओं का अध्ययन के आधार पर आप स्पष्ट कर सकते हो कि भारत में संघीय शासन है और संघीय शासन के जो अनिवार्य लक्षण हैं वो सभी अपनाए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद एक नई अवधारणा रखी गई है। और ये अनिवार्य भी था कि समय समय पर ऐसे विवाद, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि बहुत सारे राज्य हैं वो संघ से अलग होकर अपना एक विशिष्ट महत्व है वो स्थापित करना चाहते हैं, तब ये जो कानून है, ये जो प्रावधान है वो अधिक काम आते हैं और भारत की एकता और अखंडता को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंच पाती है। तो निश्चित रूप से आपने अध्ययन शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जो ये 2020 है ये शायद इसी तरह की परिस्थितियों में निकलने वाला होगा। बहुत सारे विचारक तो ये कह रहे हैं कि आप ये विचार कर लीजिए कि 2019 के बाद सीधा 2021 आएगा, तो इस एक साल के समय का उपयोग लेने के लिए हमें स्वाध्याय अपनाना ही होगा। आपको प्रतिदिन स्वयं पढ़ना है। ये वीडियो सिर्फ आपको इसलिए भेजे जा रहे हैं कि आपको पाठ समझने में आसानी हो सके, इसीलिए हमने अपने मिशन का नाम भी यही रखा है कि एजुकेशन आपके घर, यानी शिक्षा आपके द्वार। राजस्थान सरकार द्वारा भी इसके लिए एक स्माइल नाम का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आपको निरंतर सभी विषयों से संबंधित पाठ्य सामग्री भेजी जा रही है। तो आप तैयारी करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।